नमस्कार, मैं हूं मिताली चंदोला। कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जिनकी सरहद नहीं होती और ऐसे जुर्म के शिकार आप और हम रोज होते हैं। आप देख रहे हैं मेरा खास शो भारत के रक्षक और आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं स्पेशल आईजीपी यशस्वी यादव से, जो महाराष्ट्र साइबर विंग को हेड कर रहे हैं। भारत एक्सप्रेस में आपका खास स्वागत है सर। थैंक यू सर, मेरा पहला सवाल, साइबर की जब बात आती है तो इसमें सरहद नहीं होती, जोन्स बढ़ जाते हैं, स्टेट के हिसाब से ऑफिसेस भी होते हैं, साइबर इन्वेस्टिगेशंस आप भी करते हैं, लेकिन इस जुर्म को मुकम्मल करने के लिए एक कमरा, हाई स्पीड इंटरनेट और गैजेट, और वो कहीं पर भी, चाहे वो जामतारा में बैठा है, मेवात में बैठा है या फिर विदेश में बैठा है, कहीं पर भी वो कोई भी जुर्म को साइबर रिलेटेड अंजाम दे देता है। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि साइबर क्राइम को बॉर्डरलेस या बाउंड्रीलेस क्राइम भी कहा जाता है जी। जो कि जिसकी वजह से ये ज़्यादा चैलेंजिंग है, इसको डिटेक्ट करना भी चैलेंजिंग है, और इसीलिए विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग साइबर यूनिट्स का स्थापन किया गया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान है साइबर पुलिस को और सक्षम बनाने के लिए, इसलिए अभी हम लोग 1000 करोड़ के करीब का एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें वर्ल्ड की सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, सॉफ्टवेयर टूल्स, डिटेक्शन टूल्स, एक्सपर्ट्स, वो सब बनाया जा रहा है और अगले 1 महीने में ये क्रियान्वित हो जाएगा, जिससे कि इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी साइबर फैसिलिटीज़, जिसकी वजह से ऐसे डिफिकल्ट बाउंड्रीलेस साइबर क्राइम्स को हम लोग डिटेक्ट करने में अधिक सक्षम हो पाएंगे। सर, यहाँ पर अभी आपने मुझे बताया कि आप लोग इस प्रोसेस में हैं और इसको करेंगे, लेकिन जो साइबर क्रिमिनल है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है और आए दिन वो कुछ ना कुछ इस तरीके की हरकत करता है और वो काफ़ी ज़्यादा, उनकी एक्सपर्टीज़ भी है कई चीज़ों में। आपका ट्रेनिंग सेंटर आएगा, उसके बाद स्टाफ को भी आप ट्रेन करेंगे, लेकिन तब तक अगर मैं एक रेशो निकाल कर देखूँ 2020 से, तो ये ग्राफ बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। इसको कंट्रोल कैसे किया जाए और आपकी जो टेक्निकल साइबर इन्वेस्टिगेशंस हैं उसको किस तरीके से आप करते हैं? देखिए, ये कहना सही है कि साइबर क्राइम बहुत बड़े प्रमाण में बढ़ रहा है, नो डाउट अबाउट इट। रिसेंट फोर्ब्स रिपोर्ट में साइबर क्राइम वाज रेटेड एज नंबर 1 ऑर्गेनाइज्ड या संगठित अपराध, विश्व का नंबर 1 संगठित अपराध के रूप में। नार्को ट्रैफिकिंग, काउंटरफीटिंग वगैरह के संगठित अपराधों को ये बहुत पीछे छोड़ चुका है, इसलिए हमें ज़्यादा तैयारी रहनी चाहिए और साथ ही साथ वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी को इसको कॉम्बैट करने के लिए हमें लाना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि साइबर क्राइम की कई ऐसी टोलियां हैं जो सिर्फ यही काम करती हैं। दे हैव बिकम अ ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्री लाइक सेटअप। फ्राइडे को वो कोई साइबर क्राइम या मॉलवेयर इंट्रोड्यूस करते हैं और सैटरडे संडे जैसे नॉर्मल ऑफिस में छुट्टियां होती हैं, छुट्टी के बाद मंडे को उसका इफेक्ट्स देखने आते हैं, जिसमें चाहे रैंसमवेयर हो, सेक्सटॉर्शन हो, डेटा थेफ्ट हो, डेटा लीकेज हो, इस तरह की चीजें हो रही हैं। इनसे लड़ने के लिए हम अपनी पुलिस को निरंतर ट्रेन कर रहे हैं, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स, टूल्स, टेक्नोलॉजीज को हम प्रोक्योर कर रहे हैं और साथ ही साथ हम एक ऐसा डेटाबेस ऑल ओवर इंडिया का बना रहे हैं जिसमें साइबर क्रिमिनल्स, हैबिचुअल साइबर क्रिमिनल्स को हम उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। सर, यहाँ पर अभी आपने नार्को ट्रेड की बात करी है, तो मैं तो ये कहूँगी यहाँ पर कि नार्को ट्रेड का जो पैटर्न था, जो ट्रेडिशन था, वो बदल गया। पहले जो बहुत बेसिक ट्रेडिशनल तरीके से नार्को ट्रेड हो रहा था, अब वो सारा का सारा डार्क वेब पर आ चुका है। तमाम तरीके की नार्को ट्रेडिंग है उसमें हो रही है और वो चीज़ को अरेस्ट करना, पकड़ना थोड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि जैसे डिजिटल फुटप्रिंट मिस हो गया तो सारी इन्वेस्टिगेशन धरी की धरी रह जाती है। ऐसे केस में ड्रग टेररिज्म को रोकने के लिए आप क्या करते हैं? बिकॉज अगर मैं स्पेशली आपके महाराष्ट्र की बात करूँ, मुंबई की बात करूँ, तो यहाँ पे ऐसे कई केसेस हुए हैं जिसमें ये चीज़ भी साबित हुई है कि नार्कोटिक्स वॉज द रीज़न कईयों की डेथ का, और आज भी कई लोग उस नशे की चपेट में हैं। जी हाँ, डार्कनेट हैज कम एज अ वेरी बिग चैलेंज, क्योंकि डार्कनेट को ऑर्डिनरली आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक स्पेशल ब्राउजर, जिसको द अनियन राउटर, टॉर ब्राउजर बोलते हैं, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये मल्टी प्रॉक्सी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जिसमें एक मैसेज दूसरे मैसेज में आने के पहले 20 कंट्रीज के थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो मतलब आप अगर अपने नेबर को ही मैसेज कर रहे हैं तो सबसे पहले हो सकता है वो मैसेज पाकिस्तान जाए, फिर उज़्बेकिस्तान जाए, फिर रशिया जाए, फिर यूरोप जाए, फिर उसके बाद अपने नेबर के पास आए, आपके नेबर के पास आए। तो जब पुलिस उसको बैक ट्रैक करती है तो कई कंट्रीज की गवर्नमेंट का हमें
कोऑपरेशन या सहारा लेना पड़ता है, तब हम क्रिमिनल तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस बन जाता है। दूसरा आपने प्रश्न पूछा, डार्कनेट टू बी एज यूज्ड एज अ मार्केट प्लेस फॉर नार्कोटिक्स। तो मैं ये कहना चाहूंगा, डार्कनेट सिर्फ नार्कोटिक्स के लिए नहीं, बहुत सारे अपराधों को अंजाम देने के लिए यूज होता है। यहां तक कि डार्कनेट के थ्रू कुछ लोगों के मर्डर भी कराए गए हैं, ऐसा आरोप दिया गया है, जो सो कॉल्ड सुपारी किलिंग्स। क्योंकि ना क्लाइंट को पता होता है, ना मर्सनरी को पता होता है जो मर्डर कर रहा है कि उनकी आइडेंटिटी क्या है। वो सिर्फ डार्कनेट के यूजर नेम के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं और क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पैसा ट्रांसफर होता है। सर यहाँ पर बात करूंगी, सबसे ज्यादा विवादित चीज जो चली थी वो था कनाडा के और हिंदुस्तान के जो रिश्ते थे, जिस तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है और खालिस्तान के कई जो लोग थे जो प्रोटेस्ट में शामिल थे और कोई लीडर्स थे, उनके भी मर्डर्स वगैरह हुए, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। लेकिन लेटर ऑन जब देखा था तो असासिन्स हायर किए थे, कोई कहीं चाइना का है, कोई पाकिस्तान का है, इवन पाकिस्तान में भी आए दिन जो है डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो इंडिया में हैं लिस्टेड NIA के थ्रू, उनकी भी डेथ हो रही है। तो ये जो पूरा नेक्सस है, ये किस तरीके से चलता है? देखिए, इसके बारे में तो मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये केसेस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और बाहर की पुलिस देख रही है, तो आई डोंट नो द डिटेल्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। बट येस, ऐसी मर्सनरी किलिंग्स थ्रू डार्कनेट के प्रमाण और केसेस और एग्जाम्पल्स हमारे पास आए हैं, बट ऐसा केस इन्वेस्टिगेट करने का अभी तक हमें मौका नहीं मिला है। बट इट इज सेड टू बी अ सॉर्ट ऑफ अ फुल प्रूफ किलिंग दैट वन कैन डू। इसमें असैसिन हायर किया जाता है थ्रू क्रिप्टो करेंसी, और उसको बैक ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है, जिससे रियल आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट एज वेल एज द जो असैसिनेट कर रहा है, उस पर्सन की आइडेंटिटी रिवील करना बहुत मुश्किल होता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कह दूं कि इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स, इंटरनेट नेवर फॉरगिव्स। तो अगर आपकी कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट इंटरनेट पे आ गई है, तो एक अच्छा इन्वेस्टिगेटर अपनी क्राफ्ट को यूज करके उस डिजिटल जरूर पहुंच जाएगा। फिजिकल वर्ल्ड में हो सकता है ये एविडेंसेस डिस्ट्रॉय हो जाएं बारिश से, आग से, लेकिन इंटरनेट वर्ल्ड में या इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे में ये डिजिटल फुटप्रिंट्स परमानेंट होते हैं। अगर उनको अच्छी तरह से हम लोग बैक ट्रैक कर पाएं, तो बड़े से बड़ा अपराध भी सॉल्व किया जा सकता है। सर, यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट साइबर इन्वेस्टिगेशन जिसको फॉलो करती है वो आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं। तो अभी आपने कहा कि डिजिटल स्पेस में भी पूरी इन्वेस्टिगेशन, बट व्हाट इफ अगर आपका डिजिटल फुटप्रिंट गायब हो जाए, एक ऐसा पॉइंट आए जहाँ पे डिजिटल फुटप्रिंट्स ही नहीं है, बिकॉज वहाँ पर जो डार्क नेट का हम बात करते हैं, डीप वेब की बात करते हैं, सब कुछ एनोनिमस है और एक तरह से उनकी लॉयल्टी भी इसी उस पे चलती है। 15 मिनट्स के लिए खोलेंगे, उसके बाद उस चीज़ को बंद कर देंगे। चाहे वहाँ पे नार्को ट्रेड की हम बात कर लें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर लें, या फिर आर्म्स एमिनेशन ट्रेड की बात कर लें, तो वहाँ पे सब कुछ क्विक होता है और एक इतना ट्रस्ट रहता है कि सब कुछ एनोनिमस है, फिर भी काम हो रहा है सारा। देखिए, एनोनिमिटी ऑन इंटरनेट ये एक मिथ है जी। सबसे पहली बात तो ये मैं बताना चाहूँगा, देयर इज नथिंग एनोनिमस ऑन इंटरनेट। बहुत सारे क्रिमिनल्स इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे में इसलिए प्लंज करते हैं क्योंकि उनको लगता है वो एनोनिमस है जी। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उन तक कभी पहुंच नहीं सकती जी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जितने भी अनियंस होंगे, जो अनियन रिंग बोला जाता है, अनियन रिंग राउटर, जितने भी अनियन रिंग्स होंगे, लेकिन उसका मुख्य स्रोत तक पहुंचाना संभव है। हालांकि एक डिफिकल्ट टास्क हो सकता है, उसके लिए क्राफ्ट चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, एसिडुअसनेस चाहिए। अगर ये तीनों चीजें मिल जाएं तो एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी वहां तक पहुंच सकती है। लेकिन कई बार हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन नहीं मिलता। जैसे कि अगर पाकिस्तान से कोई मैसेज राउट करके आ रहा है, पाकिस्तान एजेंसीज हो सकता है इंडिया की एजेंसीज को सपोर्ट ना करें और वो अपराध सॉल्व ना किया जा सके। एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए, जैसे इंटरपोल है, उसी तरह एक साइबर क्राइम पुलिस का भी इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए, जिसमें अगर बात ना हो, ऐसी गाइडलाइंस होनी चाहिए कि हर कंट्री को बोनाफाइड क्रिमिनल एक्टिविटी या जेन्युइन क्रिमिनल एक्टिविटी को ट्रेस करने के लिए कोऑपरेशन देना मैंडेटरी होना चाहिए। तो हम देखेंगे साइबर क्राइम का ढांचा बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा और हम इस क्राइम को रोकने में सफल हो पाएंगे। इसीलिए मैंने एक रिपोर्ट भी अभी अपने होम डिपार्टमेंट के थ्रू MHA को लिखी है, जिसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन साइबर क्राइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि साइबर क्राइम जो एकदम से बड़ा है, उसका मेन कारण है क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि पेमेंट्स पहले फिजिकल अकाउंट से देने पड़ते थे, तो उससे क्रिमिनल ट्रेस हो जाता था। अब क्रिप्टो करेंसी अकाउंट से पेमेंट्स
दिए जा रहे हैं, जो कि कई बार तक जिसमें केवाईसी भी नहीं होती है, नकली नाम से लोग अपना अकाउंट बना लेते हैं। इसलिए ये भी मैंडेटरी करना चाहिए कि हर क्रिप्टो करेंसी वॉलेट का केवाईसी होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के बाद ही वो खोलना चाहिए, जिससे कि हम बैक ट्रैक कर सकें उस क्रिप्टो करेंसी अकाउंट होल्डर को। सर, बजट की जब बात आई थी तो उस टाइम पर इस बात का तो संज्ञान लिया गया था कि क्रिप्टो करेंसी से, बिटकॉइन से जो भी आप धन अर्जित कर रहे हैं, कोई एसेट खरीद रहे हैं तो उस पर तो टैक्स लगेगा, बट इस पर नहीं, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। तो इस तरीके के ट्रांजैक्शंस को कैसे रोका जाए कि क्रिप्टो बिटकॉइन के थ्रू ना हो, इस पर एक लगाम लग जाए ताकि ऑटोमेटिकली कई चीज़ें जो हैं अपने आप में स्टॉप हो जाएंगी। देखिए, महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट भेजी है गवर्नमेंट के पास, जिसमें हमने 2 चीजें बोली है। नंबर 1, क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन होना चाहिए। ये कोई पर्पस सर्व नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू अस। इट इज ओनली फ्यूलिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड बेनामी ट्रांजैक्शंस। देयर इज नो पर्पसफुल यूज ऑफ वर्चुअल मनी, जिसमें कोई भी सॉवरेन वैल्यू नहीं है। कल वो क्रिप्टो करेंसी जिसने लॉन्च की है वो कहीं भाग जाए तो सारे होल्डर्स का बहुत बड़ा चीटिंग, ड्यूपिंग हो जाएगा। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी में कोई केवाईसी नहीं होता। कई एक्सचेंजेस में, कुछ एक्सचेंजेस में अभी केवाईसी चालू है, लेकिन 99% एक्सचेंजेस में जो वर्ल्ड ओवर है उसमें कोई केवाईसी नॉर्म्स नहीं है, कुछ नहीं है। कोई भी अपना ब्लैक मनी या कोई भी इलीगली अर्जित मनी को क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके पूरे ट्रांजैक्शंस ऑल ओवर द वर्ल्ड कर सकता है। तो मेरी पहला रिकमेंडेशन है, क्रिप्टो करेंसी शुड बी बैंड इन इंडिया लाइक इन सेवरल अदर कंट्रीज। इसका कोई पर्पस हमारी इकोनॉमी में नहीं है एक्सेप्ट इलीगल ट्रांजैक्शंस। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि डार्क नेट शुड बी बैंड लाइक चाइना हैज डन। चाइना हैज लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना, जिसमें सारे डार्क नेट के एक्सेस क्लोज हो जाते हैं। तो क्योंकि डार्क नेट का भी मेरे हिसाब से एज अ महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ऑफिसर, देयर इज नो पर्पसफुल यूज ऑफ डार्क नेट। कभी आपने सुना है कि किसी ने कोई बहुत अच्छा पर्पसफुल काम डार्क नेट के थ्रू किया हो? हमेशा ये सब क्रिमिनल्स का, इनके मार्केट प्लेसेस में सारे कॉन्ट्राबैंड चीजें बिकती हैं, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ट्रांजैक्शंस होते हैं जो टोटली एनोनिमस रहते हैं जब तक कि कोई बहुत ज्यादा सघन इन्वेस्टिगेशन ना लॉन्च किया जाए। तो इन दोनों चीजों को अगर बैन कर दिया जाए तो साइबर क्राइम काफी हद तक कम हो जाएगा। सर, अभी सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल एक जो मेरे जहन में है और मैं आए दिन इस तरीके के केसेस भी देख रही हूँ, यहाँ पर मैं एक आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि कई बार हमने देखा है जो यंग जनरेशन होती है काफ़ी एंथू, एंड जब टीनेज क्रॉस करते हैं तो दे थिंक कि हाँ हम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। गाय बगाए जो ऊपर का नेट सर्फेस जो कॉमन वर्ल्ड के लिए भी अवेलेबल है, उसको सर्व करते करते कई बारी वो डार्क नेट का, डीप वेब का एक्सेस कर लेते हैं और कई बारी मौज मस्ती में ही दे एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्राइम। और कई बार उनको इस तरीके के साइबर क्रिमिनल्स अपनी ट्रैप में ले लेते हैं। जो फर्स्ट टाइमर यंग जनरेशन साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जो जाने अनजाने में इस जुर्म को कमिट कर लेते हैं, उसको किस तरीके से लिया जाता है? देखिए, इंडिया में इस वक्त लगभग 70 करोड़ से ज़्यादा स्मार्टफोन्स हैं जी। 70 करोड़ स्मार्टफोन्स का मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति जिसके पास स्मार्टफोन है, एक बहुत ही कंप्यूटर उसके हाथ में जी। क्योंकि पहले के ज़माने के सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा पावरफुल आजकल के स्मार्टफोन्स हैं जी। तो लेकिन इतने ज़्यादा फोन्स इंडिया में आने के बाद भी जी, उनको यूज़ करने का अवेयरनेस अभी तक इंडिया में नहीं आई जी। क्या साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस नॉर्म्स होने चाहिए, किस तरह से इनका सेफ यूज़ होना चाहिए, ये अभी तक परकुलेट नहीं हो पाया है। हमने देखा है कई सीनियर सिटीजन्स स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसके सेफ्टी फीचर्स उनको नहीं मालूम है। कई छोटे बच्चे स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें गेम्स खेल रहे हैं, गेम्स के थ्रू क्रिमिनल्स के साथ उनका इंटरेक्शन हो रहा है और फिर ब्लैकमेलिंग, सेक्सटॉर्शन, किड्स का पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि साइबर डिपार्टमेंट्स को मेजर अवेयरनेस ड्राइव्स लॉन्च करनी चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। ऐसे प्रिएम्प्टिव मेजर से काफी हद तक साइबर क्राइम्स रोके जा सकते हैं। जरा गौर से सुनिएगा आप लोग, स्मार्टफोन ले लिया आप लोगों ने, हाई स्पीड इंटरनेट भी है और बड़ा मज़ा आता होगा हर चीज़ को एक्सेस करने में, लेकिन आपको पता है जिस तरीके से आप साइबर क्राइम की दुनिया में खुद को धकेल रहे हैं, अवेयरनेस सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है, ज़रा गौर से देखिएगा इन सारी बातचीत को, क्योंकि आप खुद को अवेयर कर पाएंगे और साइबर क्रिमिनल की गिरफ्त से आप खुद को बचा सकते हैं। पुलिस अपना काम करेगी, एक जर्नलिस्ट के माध्यम से आपको अवेयरनेस भी हो जाएगी, लेकिन अलर्ट मोड पे आप ही को रहना पड़ेगा। आम जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल अभी ये आ जाता है सर कि सब कुछ वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी तो व्हाट्सएप भी हैक हो जाता है, ई सिम का बड़ा चलन चल रहा है, और साथ में जो बुजुर्ग होते हैं
वो बहुत वनरेबल होते हैं। कई बार कॉल्स आती हैं कई लोगों को कि तुम्हारी सैलरी ट्रांसफ़र करनी है, कई बार आता है लॉटरी गेम सिस्टम होता है, ल्योर करते हैं किसी ना किसी तरीके से और फिर वो चपेट में आ जाते हैं। और अगर कोई इसके, चलो साइबर क्रिमिनल आम पब्लिक को तो ट्रैप में ले रही है, आप लोगों की तरफ से ऐसे क्या क्या मेजर्स उठाए जाते हैं कि कीपिंग अ टैब ऑन देम, किसी तरह से इस चीज़ पे रोकथाम हो जाए? देखिए, दिस इज अ मेजर सिंड्रोम कॉल्ड डिजिटल इलिटरेसी। लोगों को बिल्कुल भी कई बार ऐसी जानकारी नहीं होती है कि एक तरह का साइबर क्राइम का मोडस ऑपरेंडी है। साइबर क्रिमिनल्स हर दिन अपना मोडस ऑपरेंडी या कार्य करने की शैली को रोज बदलते हैं। जैसे आपने देखा होगा फेडेक्स टाइप के स्कैम्स आ गए, या फिर आप कोई मूवी को लाइक्स कीजिए आपको उसके पैसे मिलेंगे, इस टाइप से। तो ये ल्योर करते हैं, इंड्यूसमेंट है, और शुरू में उनको कुछ रिटर्न्स भी देते हैं, 1,00,000-2,00,000 रिटर्न्स दे दिया और फिर करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया। इनसे लड़ने का एक ही तरीका है, अवेयरनेस। सबसे पहली बात, जैसे बैंक के कोई भी अधिकारी कभी आपका पिन या सीवीवी नंबर फोन पे नहीं मांगेगा, ये बैंकों ने कई बार लोगों को बताया, लेकिन फिर भी लोग अपना पासवर्ड, पिन, यहां तक कि ओटीपी तक फोन में दे देते हैं और उनका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। इंसान कहीं ना कहीं आज के युग में तन्हा है, दोस्त ढूंढता है, डेटिंग एप्स हैं, फेसबुक, मैसेंजर, और कई बारी डिस्ट्रेस हालत में वो अपनी इंटरनल चीज़ें शेयर कर लेता है सामने। उसको कई बारी लगता है कि भाई महिला है, या महिला को कई बारी लगता है कि पुरुष है, लेकिन ये भी एक स्कैमस्टर्स जो हैं स्कैम चला रहे हैं। तो इसमें जितने भी सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल, चाहे मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ, ट्विटर की बात करूँ, स्नैपचैट की बात करूँ, सारे ही सोशल प्लेटफॉर्म्स के जरिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो पहली बात, इस पर कैसे लगाम लगाई जाए, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि जेन्युइन कौन है? क्योंकि डेटिंग ऐप्स, मैट्रिमोनियल साइट्स ये अपने आप में एक तरह से स्कैम बनती जा रही हैं, और सेक्सटॉर्शन के केसेस भले ही महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, हर किसी के साथ हो रहा है। देखिए, सेक्सटॉर्शन हैज बिकम अ बिग मॉन्स्टर। इंडिया इज बिकमिंग द सेक्सटॉर्शन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा, 4 जनरेशन ऑफ सेक्सटॉर्शन क्राइम्स हैं। फर्स्ट जनरेशन में लड़के ही लड़की बन के लोगों को ल्योर करते थे। सेकेंड जनरेशन में उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज किया, वॉइस चेंजिंग एप्स, जिससे कि लड़के की आवाज लड़की जैसे लगे। थर्ड जनरेशन में उन्होंने देखा एक संगठित रूप में एक गिरोह बने जो लोगों को सिर्फ ब्लैकमेल करके उनसे पैसा लेना चाहेंगे। और चौथा भी जनरेशन आ गया है जिसमें महिला ही रिक्रूट हो रही हैं और वो वीडियो कॉल करके ल्योर करती हैं और फिर सेक्सटॉर्शन करने की कोशिश करती हैं। तो ये 4 जनरेशन ऑफ सेक्सटॉर्शन क्राइम्स हैं। इनसे बचने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि अनजान लोगों के साथ आप वीडियो कॉल कभी ना करें, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी आ गई है, जिसकी वजह से डीप फेक और डीप न्यूड टेक्नोलॉजी आई है, जो किसी भी व्यक्ति के वीडियो को कन्वर्ट कर सकती है उनके न्यूड वीडियो में। तो इसलिए आपका अगर वीडियो किसी क्रिमिनल के पास आ गया है, वो कभी भी आपके लिए ऑब्जेक्शनेबल वीडियो के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। पहले ये तरीका बहुत ही क्रूड था, लोगों को साथ दिख जाता थी तो मॉर्फिंग की गई है, लेकिन अब इतना सोफिस्टिकेशन आ गया है कि लोग पहचान ही नहीं सकते ये रियल वीडियो है या इसको मॉर्फ करके या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ये वीडियो बनाया गया है। तो मेरी सबसे पहली चेतावनी भी कह लीजिए या सुझाव भी कह लीजिए सारे नेटिजन्स के लिए ये है कि प्लीज डोंट एक्सेप्ट वीडियो कॉल्स फ्रॉम अननोन नंबर्स। पहले आप उसका पूरी तरह से खातिरी कर लीजिए, आप उसकी पूरी तरह से वैलिडेशन कर लीजिए, उसके बाद ही वीडियो कॉल कीजिए। किसी रिलायबल पर्सन के साथ, किसी अननोन स्ट्रेंजर के साथ बिल्कुल भी वीडियो कॉल ना करें। दूसरी बात, कभी, जैसे मैंने पहले भी बोला, इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स। अगर आपने अपनी कोई ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर या ऑब्जेक्शनेबल बात इंटरनेट पे शेयर की है, तो इंटरनेट में वो हमेशा के लिए रहने वाली है, कभी भी वो डिलीट परमानेंटली नहीं होगी। आपने देखा, आप फोन पे भी डिलीट करते हैं, फिर भी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास जिससे डिलीटेड डेटा रिट्रीव हो जाता है। इसलिए कभी भी ऑब्जेक्शनेबल चीज इंटरनेट पे ना डालें। अगर आपने डाली है तो समझ लीजिए वो उस क्रिमिनल के पास तो है ही, साथ ही साथ इंटरनेट में भी किसी ना किसी सर्वर में हमेशा के लिए मौजूद है। सर, यहाँ पर आपने एआई का जिक्र करा है तो मैं एआई के ऊपर ही आना चाहूँगी। अब इलेक्शंस के टाइम पे हमने देखा पीएम का भी बना दिया गया डीप फेक वीडियो, गृह मंत्री का भी बना दिया गया, मुकदमा भी दर्ज हुआ, इन्वेस्टिगेशंस हुई, वो पॉलिटिकल एक गेम था। चलो, सुपर पावर्स हैं इंडिया की तो उनकी केस भी रजिस्टर हो गए। आम आदमी के साथ ये चीज़ लगातार हो रही है और आम तौर पर एक इंसान शर्म के मारे, स्पेशली मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, जब इस ट्रैप पे आते हैं तो वो कई लोग सुसाइड का
रास्ता इख्तियार करते हैं। और हिंदुस्तान में अगर मैं पूरा डाटा निकाल कर देखूँ एनसीआरबी का भी, साइबर क्राइम से रिलेटेड कई लोगों ने सुसाइड भी करा है। कितना फेटल है ये एआई, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन में कितनी दिक्कतें आ सकती है, ये भी मैं जानना चाहूँगी। देखिए, एक केस हमने अभी सॉल्व किया जी। जिसमें एक मेडिसिन पढ़ने वाली लड़की, वेल एजुकेटेड, जी वेरी टैलेंटेड, पोएम्स लिखती थी, वो पोएट्री करती थी, साथ में पेंटिंग्स बनाती थी। शी वाज अ वेरी प्रॉमिसिंग पेंटर एज वेल एज अ पोएट। उस पर्सन को एक ऐसी एक्सटॉर्शन का शिकार हुई जिसको हम लोग साइबर बुलिंग बोलते हैं जी। या साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं। जी। उस लड़की को एक व्यक्ति ने बहुत परेशान किया। पहले उन लोगों में दोस्ती थी तो कुछ ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल भी एक्सचेंज हुआ। जी। उसके बाद ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन चालू कर दिया। इससे वो परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया। जी। ये जब केस हमारे पास आया, हमने बहुत ही गहन अध्ययन करके, क्योंकि कोई भी लीड पुलिस के पास नहीं थी, इट वाज टोटली डार्क केस, फेक अकाउंट से इंस्टाग्राम में बस चैटिंग हुई थी। जी। तो उस फेक अकाउंट से रियल पर्सन तक पहुंचने में हमें काफी वक्त लगा, जिसमें हमने वीपीएन टेक्नोलॉजी को अनरेवल किया। साथ ही साथ हम लोगों ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंफॉर्मेशन मांगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम वगैरह से इंफॉर्मेशन मांगी। तब हमें पता चला वो एक एमबीए स्टूडेंट है, हैदराबाद के एक किसी कॉलेज में एमबीए कर रहा है। जी। जब हमने उसको अरेस्ट किया तो उसके पास से हमें 52 लड़कियों के साथ ऐसी ऑब्जेक्शनेबल चैट्स जिसमें उसने उनको एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की है, हमें मिली। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, ऐसे साइबर क्रिमिनल्स का एक हैबिट बन जाता है, एक परवर्टेड प्लेजर उनको मिलता है। इससे बचने का वही तरीका है कि स्ट्रेंजर्स को कभी भी पूरी तरह से आप विश्वास ना करें और कभी भी कोई ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल इंटरनेट पे ना डालें। उससे आपको सिर्फ नुकसान हो सकता है, कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी बात आपने जो पूछी कि जो आजकल ये एआई का चलन जो हो रहा है, इसमें डीप फेक और डीप न्यूड दो टेक्नोलॉजीज आई हैं, जिसमें कई सेलिब्रिटीज के ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस बनाए गए हैं। तो इसमें मेरा सबसे पहला ये सुझाव है, जिसके भी ये वीडियो बने, इसमें हमें शर्म को क्राइम से दूर रखना है। जैसे किसी के यहाँ चोरी होती है, मर्डर होता है, तो पुलिस के पास जाता है बिना शर्म के। इसी तरह डी स्टिग्मेटाइजेशन, मतलब शर्म को क्राइम से हटाने का हमारी मुहिम चल रही है, जिसमें हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप पूरी बात बताते हैं, पुलिस को पूरी बात बताइए, पुलिस इस क्रिमिनल तक पहुंच के उसको सजा देगी। एंड डिटरेंस इज द बेस्ट प्रिवेंशन। अगर आपने किसी क्राइम को सॉल्व कर लिया, उस क्रिमिनल को पकड़ लिया है, उससे बड़ा प्रिवेंशन हो ही नहीं सकता। जैसे कि एक लड़की की भले ही इस मैटर में जान गई, लेकिन 52 लड़कियों को पुलिस ने बचाने का काम किया। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं कि हमें पूरा सावधान रहना चाहिए। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आने के पहले उसकी सावधानियां भी सीखनी चाहिए। जैसे यदि कोई ड्राइविंग सीख रहा है तो उसको उसकी सावधानियां भी तो सीखनी चाहिए, वरना वो रेकलेस ड्राइवर बन जाएगा। इसी तरह जब आप इंटरनेट में ये सब नए नए चीजें कर रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हैं, या फिर डीप फेक, डीप न्यू टेक्नोलॉजी, डार्क नेट, ये सब जगह जा रहे हैं, तो उसकी सावधानियां भी पता चलनी चाहिए, वरना अभिमन्यु की तरह आप चक्रव्यूह में तो घुस जाएंगे, लेकिन आपको वापस आने का रास्ता तो नहीं। इस कलयुग में मैं ये कहूंगी कि बहुत सारे अभिमन्यु हैं जो इसी चक्रव्यूह में घूमते जा रहे हैं, और उसके बाद कई बार जो एंड है वो काफी दर्दनाक होता है। आप गौर से सुनिएगा, बी अ वॉइस नॉट एन इको। खुसुर पुसुर गॉसिप्स में मत पड़िए। अगर कोई घटना घटित हो रही है आपके साथ तो उसको तत्काल प्रभाव से रिपोर्ट कीजिए, ताकि आप साइबर क्रिमिनल की गिरफ्त से बच सके। एक बार मेरे साथ हर साइबर वॉरियर और साइबर सब बोलते हैं, जय हिंद, जय भारत।